नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप जानते हैं हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। और नोएडा में कहां होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता होगा C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। नोएडा में दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक हिंदी माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स 9 दिसंबर से नोएडा में प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से नोएडा में इंग्लिश माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। लखनऊ में भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स। जैसे लखनऊ में हिंदी माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय सुबह 11:30 बजे होगा। और इंग्लिश माध्यम का भी आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इन बैचेस में एडमिशन लेकर के। चलिए अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और पहली खबर हमारी भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म दिवस है 26 नवंबर, वो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अभी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में मनाया गया है। इस संदर्भ में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जीवन को जानना और साथ ही श्वेत क्रांति के बारे में जानना, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में जानना, जो भारत में दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन और श्वेत क्रांति के बारे में हम सामान्य खबरों को जानेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाया जाता है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनकी इस भूमिका के कारण उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत वर्तमान में जो विश्व का टोटल दूध का उत्पादन है, उसमें लगभग 25% की भूमिका निभाता है। 25% उत्पादन यानी 1/4 उत्पादन दूध का भारत में होता है, और इसमें डॉक्टर वर्गीज कुरियन की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा पर नजर डालें तो उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। केरल में का कोझिकोड एक महत्वपूर्ण जिला है। 1940 में इन्होंने फिजिक्स यानी भौतिकी और 1943 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। इसके अलावा डेयरी इंजीनियरिंग करने के लिए भारत सरकार से इनको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी। बेंगलुरु में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसको आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, वहां पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ट्रेनिंग प्राप्त की थी। इसके अलावा 1948 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डेयरी इंजीनियरिंग में माइनर के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। इसका मतलब यह है कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ माइनर में डेयरी इंजीनियरिंग, इसको ड्वेल इंजीनियरिंग डिग्री भी कहा जाता है, यानी एक प्रकार से 2 इंजीनियरिंग डिग्री एक साथ कहा जाता है। जब आप किसी खास एक ब्रांच में आप इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उसके साथ एक और कोर्स करते हैं जिससे आपकी जो विस्तारित अध्ययन होता है। मान लिया अगर कोई भी व्यक्ति है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा है और माइनर में वो डेयरी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौशल और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप डेयरी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप दोनों क्षेत्रों में दोनों स्थितियों का, दोनों तरह के ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की डिग्री डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1948 में हासिल की थी। इनके प्रारंभिक कैरियर की बात करें
तो प्रारंभिक करियर में 1949 में कुरियन को गुजरात के आनंद में एक प्रयोगात्मक क्रीमरी जो कि डेयरी उत्पादों से जुड़ी हुई थी उसमें काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। और वहीं पर इनकी जो मुलाकात होती है वो त्रिभुवन दास पटेल से होती है, और त्रिभुवन दास पटेल के साथ धीरे धीरे इनकी एक मित्रता गढ़ती है। और इस मित्रता, यही मित्रता भारत में आप कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति के आधार के रूप में भी डेवलप हुई, विकसित हुई। तो डॉक्टर कुरियन ने त्रिभुवन दास पटेल के साथ साझेदारी विकसित की, उनके साथ पार्टनरशिप डेवलप हुई, मित्रता डेवलप हुई, जो डेयरी किसानों को यूनियनबद्ध करने, उनको एकजुट करने के साथ साथ पोल्सन डेयरी के एकाधिकार को तोड़ने के प्रयासों का भी नेतृत्व कर रहे थे। तो जो त्रिभुवन दास पटेल हैं वो डेयरी किसानों को एकजुट करने का भी काम कर रहे थे। इसके अलावा उस समय इस क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में पोल्सन डेयरी का एकाधिकार माना जाता था, तो इसके एकाधिकार को तोड़ने के लिए भी त्रिभुवन दास पटेल काम कर रहे थे। कुरियन के नेतृत्व में, कुरियन की लीडरशिप में जिला सहकारी दुग्ध, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ अमूल बन गया। अमूल का मतलब क्या है? अमूल का मतलब है, अमूल जैसे ऐसे लिखा जाता है, अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका नाम है। तो कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ही कुरियन के नेतृत्व में अमूल बना था, जिससे दूध के उत्पादन के साथ साथ उसकी मार्केटिंग, उसके विपणन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आए और अमूल की सफलता की कहानी धीरे धीरे शुरू होती है। सहकारी संस्था ने, इस अमूल संस्था ने अपने परिचालन का बहुत ज्यादा विस्तार किया और जिन क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति नहीं होती थी उन वंचित क्षेत्रों में दूध को भेजना स्टार्ट किया, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की। साथ ही उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे तौर पर संपर्क स्थापित कर दिया, उनके बीच जो बिचौलिए थे उनको बाहर निकाल दिया और इससे अमूल को अपना विस्तार करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद मिली। इस प्रकार से अमूल की विकास की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे अमूल एक बहुत बड़ा नाम बनता है। अभी हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और वो उसके नेतृत्व में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की श्वेत क्रांति के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ही वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल और दारा खुरोदी, जो कि बॉम्बे में एक महत्वपूर्ण कॉलोनी चलाते थे दूध उत्पादन से संबंधित, और अमूल का जो दूध होता है उसका पाश्चरीकरण इन्हीं की डेयरी में होता था और उसके विस्तार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कुरियन, पटेल और दारा खुरोदी को डेयरी सहकारी आंदोलन में उनके योगदान के लिए 1963 में सामुदायिक नेतृत्व, उनकी कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1963 में सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 में आनंद का दौरा किया और अमूल मॉडल का समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप डेयरी विकास के लिए महत्वपूर्ण सरकारी समर्थन मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो और ज्यादा आप कह सकते हैं कि अमूल को समर्थन मिला और 1965 में कुरियन आनंद स्थित डेयरी विकास बोर्ड के उद्घाटन अध्यक्ष बने। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दौरा हुआ और 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के उद्घाटन अध्यक्ष भी बने। एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड प्रमुख के रूप में कुरियन ने जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की देखरेख की थी। तो इसमें ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत भी आप जानते हैं कि भारत में दूध उत्पादन अपने बहुत ही विस्तार से बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और इसकी देखरेख डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही कीमतों में फ्लक्चुएशंस को कम करना, कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करना, सहकारी आंदोलन का विस्तार करके डेयरी किसानों को और ज्यादा सशक्त बनाना, किसानों को और ज्यादा एम्पावर करना। दूध उत्पादन जहां 1968-69 में लगभग 21.2 मिलियन टन था, वहीं 1991-92 में 55.6 मिलियन टन हो गया। लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी इसमें देखी जाती है और इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन की और विशेष तौर से ऑपरेशन फ्लड की विशेष रूप से भूमिका रही। कुरियन ने 1973 में ही गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना की देखरेख की थी, जो कि अमूल ब्रांड का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पेरेंट कंपनी है, उसका मालिक है। और कुरियन ने 1979 में
ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, यानी एक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की थी आनंद में, जो कि ग्रामीण प्रबंधन संस्थान से जुड़ा हुआ था। और इसके अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई किसानों को ट्रेनिंग देने की। तो ऑपरेशन फ्लड में महत्वपूर्ण भूमिका रही, उससे पहले किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, अमूल की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यही कारण है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस भी है। अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी हुई, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जब वो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे तो उनका पहला डिसीजन ये होगा कि वो चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाएंगे। इसलिए हमारा टॉपिक है चीन, कनाडा और मैक्सिको पर ट्रंप टैरिफ, यानी ट्रंप द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ। इससे बहुत बड़े स्तर पर एक जो विश्व आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करना और जरूरी हो जाता है। और टैरिफ क्या है इस बात को भी समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी उपभोक्ताओं को ये चीज प्रभावित कर सकती है। तो ट्रंप ने घोषणा की है कि वो कनाडा और मैक्सिको से सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का भी हम मतलब समझेंगे, लेकिन ये आप सीधे इसका मतलब समझिए कि आयातों पर लगाया जाने वाला कर है। तो 25% टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर ट्रंप हस्ताक्षर करेंगे, ये उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चीन से आयात पर अतिरिक्त रूप से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि 20 जनवरी को अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही वो इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर देंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित वस्तुओं या विदेशी वस्तु पर लगाया जाने वाला कर है। इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले माल पर ही ये कर लगाया जा सकता है। टैरिफ भारत भी लगा सकता है। मान लिया भारत है और भारत जिन भी देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात करता है, तो इन वस्तुओं को भारत में नियंत्रित करने के लिए टैरिफ प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। इसको आप प्रशुल्क कहते हैं। इस प्रशुल्क प्रणाली पर हमने एक प्रोग्राम में, इकोनॉमी दिस वीक के प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा की है और उसके कई रूपों पर विस्तार से बात हुई है। पूरा टॉपिक इसी बात पर था कि टैरिफ क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। ये सभी चीजें प्रशुल्क में आ जाती हैं, प्रशुल्क संरचना के अंतर्गत आती हैं। उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं और विस्तार से टैरिफ संरचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और विशेष रूप से इस जो प्रणाली का उद्देश्य होता है वो बाहरी देशों से आयात को कम करना होता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बाहरी देशों से आयात ज्यादा करते हैं तो भुगतान भी करना पड़ता है और इससे व्यापार घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि निर्यात का बढ़ना अपने आप में व्यापार सरप्लस की स्थिति की तरफ देशों को ले जाता है। तो ट्रंप ने कहा है कि वो मैक्सिको, कनाडा और चीन पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाएंगे, जिससे उनके यहां से होने वाली आयातित वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो महंगी हो सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं, और जिससे उनका उपभोग भी कम हो सकता है और उन आयातों को नियंत्रित किया जा सकता है और उनके उत्पादन को अमेरिका में ही बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। ये ट्रंप की नीति मानी जा रही है। लेकिन टैरिफ का भुगतान कौन करता है? लगातार अमेरिका में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस टैरिफ का भुगतान कौन करेगा। ट्रंप ने कहा है कि विदेशी देश टैरिफ का भुगतान करते हैं, लेकिन टैरिफ का जो भुगतान है वो वास्तव में अमेरिकी कंपनियों को ही करना होगा जो विदेशों से सामान आयात करती है। इसका एक उदाहरण को आप समझ सकते हैं। यदि कोई अमेरिकी कार निर्माता कंपनी मैक्सिको से कार का कोई पार्ट आयात कर रही है तो उसे उस पार्ट के पहुंचने पर टैरिफ देना होगा। तो अमेरिकी कंपनी को ही ये टैरिफ देना होगा। अगर अमेरिकी कंपनी इस टैरिफ का भुगतान करती है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस वस्तु की कीमत को भी क्या कर देगी, उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देगी। और अगर वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती चली गई तो इसकी मांग क्या होगी, मांग प्रभावित होगी, मांग नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। और मांग प्रभावित होगी तो स्वाभाविक रूप से इस वस्तु का आयात घटाना पड़ जाएगा, और इस वस्तु का आयात घटाना पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये नीति है कि इस प्रकार से व्यापार घाटे को
कम किया जा सकता है। यही ट्रंप की नीति मानी जा रही है। अमेरिका कनाडा मेक्सिको और चीन से क्या आयात करता है, इस बारे में भी एक जानकारी हासिल कर लेते हैं। अमेरिकी कंपनियों ने 2023 में कनाडा, मेक्सिको और चीन से लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का से ज्यादा का आयात किया है, और ये तीनों ही देश अमेरिका के सबसे बड़े व्यापार साझेदार हैं। अब हम देख लेते हैं, तीनों देशों पर टैरिफ असल में उन आयातों पर कर है जो कि इनसे आयात किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका इनसे किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। जैसे कनाडा अमेरिका को कच्चे तेल और अन्य गैस उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। उसी प्रकार से मैक्सिको हाल ही में एक प्रमुख कार और ऑटो पार्ट्स निर्यातक अमेरिका का बन गया है। यानी मैक्सिको एक प्रमुख कार और ऑटो पार्ट्स अमेरिका में भेजता है, इसका मतलब यह हुआ। इसी प्रकार से चीन फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख निर्यातक है अमेरिका में, और अमेरिका चीन से जो इन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का बड़े स्तर पर आयात करता है। तो अगर इन पर टैरिफ लगाया जाएगा तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में इन वस्तुओं की मांग कम हो जाए, और मांग कम हो जाएगी तो आयात कम हो जाएगा, और इनसे संबंधित जो फैक्ट्रियां हैं, इनसे संबंधित जो कारखाने हैं, उद्योगपति मजबूर होंगे कि उनके कारखाने अमेरिका में ही लगाए जाएं और अमेरिका उनका आयात करने के बजाय निर्यात करे। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि किसी कंपनी को एक कारखाना लगाने में कई वर्ष लग सकते हैं उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में, और जब तक वो प्रक्रिया पूरी होगी तो ये बात भी संभव है कि ट्रंप शासन में ही ना रहे। क्या ट्रंप को टैरिफ पारित करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता है? रिपब्लिकन जो पार्टी है, जो ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसके पास सदन और सीनेट, जो कि निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो ऊपरी सदन है सीनेट, उसमें दोनों में ही बहुमत है, जिसका अर्थ है कि ट्रंप के पास कांग्रेस में कानून पारित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति के बिना भी इस तरह के टैरिफ कानून को पारित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी टैरिफ लागू करने की शक्ति है, क्योंकि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल का हो तो वो इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, और इस प्रकार के निर्णयों को कोर्ट में चुनौती देना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर इन आधारों पर निर्णय लिया जाता है। ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह जान लेते हैं। अमेरिका अपने निर्यात से ज्यादा सामान आयात करता है, और इसके कारण उसको कई तरह का एक ट्रेड डेफिसिट भुगतना पड़ता है। उसका जो व्यापार है वो घाटे में चल रहा है। तो व्यापार घाटे को ट्रंप दूर करना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपने आयात को कम करना चाहते हैं। लेकिन सभी अर्थशास्त्री इस मेथड पर, इस पद्धति पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि व्यापार घाटा बुरा है, ये हमेशा जरूरी नहीं होता, कई बार व्यापार घाटा बेहतर भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने लगातार कई वर्षों से इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और टैरिफ को इससे निपटने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखते हैं कि अगर अमेरिका अपना व्यापार घाटा दूर करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपना आयात नियंत्रित करे, और आयात नियंत्रित करने के लिए टैरिफ एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है, और ट्रंप का पसंदीदा उपकरण ये माना जा रहा है। इसी प्रकार से वर्ष 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन से कुछ उत्पादों और धातु आयात पर टैरिफ लगाया गया था, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि चीन के साथ एक व्यापार युद्ध की शुरुआत भी कर दी थी। उस दौरान भी ट्रंप ने ये कहा था कि वो मैक्सिको पर भी, जिस प्रकार से मैक्सिको से अमेरिका में अवैध प्रवासन होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी मैक्सिको की वस्तुओं पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन वर्ष 2020 में उस नीति को उलट दिया गया था, एक प्रकार से वो नीति लागू ही नहीं हो पाई थी। ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी आ जाता है कि ट्रंप के अनुसार टैरिफ की जो कार्यप्रणाली है वो इस प्रकार की है कि उच्च टैरिफ अमेरिकी कंपनियों को अपना विनिर्माण विदेशों से अमेरिकी तटों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी अगर वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाएगा तो अमेरिकी कंपनियां मजबूर होंगी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में ही स्थापित करे, और इस प्रकार से घरेलू स्तर पर ही उन पार्ट्स की, उन वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। चुनाव से पहले भी ट्रंप ने कहा था कि आपको बस अपना संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाना है और आपको कोई टैरिफ नहीं देना होगा। लेकिन जटिल जो वैश्विक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म है वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है और ये कई मामलों में इन चीजों को असंभव भी बना सकती है। इसका कारण यही है कि किसी कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने, उसको अपने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने और उत्पादन करने में कई वर्ष का समय लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो वहां पर उत्पादन शुरू हो तो ट्रंप शासन में ही न रहे और इसमें कई तरह की प्रक्रियागत खामियां भी आती हैं। क्या टैरिफ का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कई प्रकार के आकलन किए गए हैं। उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि के माध्यम से इसका प्रभाव निश्चित रूप से महसूस होगा, क्योंकि कई प्रकार के अध्ययन हमारे सामने ऐसे आते हैं। जैसे ट्रंप ने चीन से आयात पर 60% टैरिफ के साथ सभी वस्तुओं पर 10 से 20% टैरिफ की बात कही है। चीन से जो आयात होता है उस पर 60% टैरिफ की बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चीन से होने आने वाले आयात पर 60% टैरिफ की बात करते हैं और सभी अन्य वस्तुओं पर यानी अन्य आयातित होने वाली वस्तुओं पर 10 से 20% टैरिफ की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ की गणना की है और इस गणना के आधार पर कहा है कि टैरिफ से घरेलू लागत में $1900 से $7600 तक की वृद्धि हो सकती है, जो ओवरऑल मुद्रास्फीति को 1.4 से 5.1% की वृद्धि तक ले जा सकती है। तो अगर टैरिफ बढ़ेगा तो उससे घरेलू लागत में वृद्धि होगी और घरेलू लागत में वृद्धि का मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी और इस मुद्रास्फीति का प्रभाव उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वॉलमार्ट, कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर और ऑटोजोन सहित कई अमेरिकी कंपनियां ये कह रही हैं, उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि अंततः टैरिफ के साथ उन्हें भी अपनी कीमतें बढ़ानी होंगी और अगर वो अपनी कीमतें बढ़ाती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन कीमतों का भुगतान किसको करना होगा? अमेरिकी नागरिकों को ही करना होगा। तो अमेरिकी नागरिकों को इनका भुगतान करना पड़ेगा। तो अंततः अमेरिकी नागरिक के भुगतान करने के कारण उनका जेब खर्च बढ़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी हो सकती है और उनके पास उपभोग के लिए और अन्य वस्तुओं के लिए जो जेब खर्च है वो कम हो सकता है। तो अंततः भुगतान अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही इसका करना पड़ सकता है, ट्रंप की जो ये नीति है। अगला जो खबर है हमारी वो व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते से जुड़ी हुई है। ये समझौता मार्च 2024 में लगातार चर्चा में था और ये भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच हुआ है। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे और वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसको आप टेपा के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के शीघ्र कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए नॉर्वे का दौरा किया है। भारत इस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन को चाहता है। आप जानते हैं कि एफ्टा में कौन कौन से देश शामिल हैं? एफ्टा में यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन से हैं? एक नॉर्वे है, एक आइसलैंड है, आइसलैंड के अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के बराबर में ही यहाँ लिक्टेनस्टीन एक छोटा सा देश है। 4 देशों का समूह है और इस 4 देशों के समूह के साथ ही मार्च 2024 में भारत ने टेपा समझौता किया था। इनका एक संगठन है जिसको हम एफ्टा के नाम से जानते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ भारत ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया मार्च 2024 में, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि उस समझौते को तुरंत कार्यान्वित करने की कोशिश की जाए या त्वरित गति से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाए। यात्रा का यही उद्देश्य है कि वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यात को इस क्षेत्र में बढ़ाया जा सके। एफ्टा यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बाजार को भारतीय वस्तुओं के लिए खोला जाए और साथ ही भारत में $100 बिलियन के निवेश के अवसरों को बढ़ाया जाए। इस यात्रा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर हम टेपा की बात करें तो आधिकारिक तौर पर मार्च 2024 में इसको हस्ताक्षरित किया गया था और कार्यान्वयन की तारीख को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। तो कार्यान्वयन इसका जल्दी हो सके, इसके लिए इसकी तारीख को निर्धारित किया जाना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है।
टेपा की मुख्य विशेषताएं क्या है? टेपा वस्तुतः क्या है? भारत और एफ्टा व्यापार समझौता है। बहुत वर्षों से असहमति के कारण ये समझौता नहीं हो पा रहा था। 2013 में प्रारंभिक स्तर की वार्ताएं विफल हो गई थी और एक दशक तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। लेकिन हाल ही में कुछ इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल परिवर्तन हुए हैं, भू राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और यूरोप के अलग अलग देश भी चीन से होने वाले आयात पर, चीन से आने वाले आयात पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, वैकल्पिक अवसरों की तलाश में है, चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं और उस निर्भरता को कम करने के अंतर्गत ही ये समझौता हमारे सामने आया है। चीन पर निर्भरता कम करने के साझा लक्ष्य के साथ ही भारत और एफ्टा के बीच ये समझौता सामने आ जाता है। तो इसकी सामान्य विशेषताओं को जान लेते हैं। इसमें एफ्टा के द्वारा कई प्रतिबद्धताएं की गई हैं, कई वचनबद्धताएं की गई हैं, जैसे 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जाएगा एफ्टा के द्वारा। निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है और अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है तो ये निवेश बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो एफ्टा से संबंधित हैं वो भारत में किसी न किसी प्रकार का कारखाना स्थापित करेंगी, फैक्ट्री स्थापित करेंगी और न केवल इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकेगा, बल्कि भारत में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा और अंततः रोजगार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो एफडीआई इस रूप में भी विशेष रूप से खास हो जाता है। इन निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है और ये रोजगार किस प्रकार से उत्पन्न होगा इसकी एक रूपरेखा आपने यहां समझ ली है। टेपा में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनसे संबंधित जो प्रतिबद्धताएं हैं वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं से जुड़ी हुई है। यानी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित जो व्यापार पहलू हैं उसको भी टैकल करने की कोशिश की गई है। भारत ने डेयरी, सोयाबीन, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में टैरिफ रियायतों से बाहर रखा है। इन क्षेत्रों को भारत ने टैरिफ रियायतों से बाहर कर दिया है क्योंकि ये भारत के संवेदनशील कृषि उत्पाद हैं। तो इसके अंतर्गत भारत में किसानों के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो, इसी के कारण से इनको बाहर रखा गया है। इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसने एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है और वो उस परियोजना का नाम है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में कर प्रशासन को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और पैन को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा उसका डिजिटलीकरण करने के माध्यम से। तो इस न्यूज को भी विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 नवंबर को पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की जो टोटल लागत होगी वो 1435 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो हमारा पैन सिस्टम है, जो परमानेंट अकाउंट सिस्टम है, उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसका उन्नतीकरण किया जाएगा, उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की जाएगी और कई नए फीचर जैसे QR कोड उसमें जोड़े जाएंगे और जो उपभोक्ता है, जो करदाता है, उनके अनुभव में एक सुधार करने की कोशिश की जाएगी, उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि करदाताओं के लिए चीजों को कुशल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके और जो मध्यम वर्ग है और साथ ही जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए चीजों को बेहद सरल रखा जा सके। बेहतर सेवा के लिए जो वर्तमान प्रणाली है उसको नए डिजिटल सेटअप के साथ एक तरह से सुधार करने की कोशिश की जाएगी, यही है परियोजना। पैन को भी ठीक से समझ लेते हैं। पैन का मतलब क्या हुआ? PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। एक यूनिक 10 अक्षर वाला कोड होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर के रूप में काम करता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल है और जिसमें नंबर्स का भी इस्तेमाल है, इसलिए नंबर्स का भी इस्तेमाल है। या नंबर्स का मतलब क्या हुआ? 0 से 9 तक के जो नंबर है उसका भी इस्तेमाल है और A से Z तक का जो अल्फाबेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो एक आईडी की तरह काम करता है और आपके विशेष रूप से सभी वित्तीय और कर संबंधी उद्देश्यों के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल या किसी संस्था
और आयकर विभाग के बीच एक कड़ी के रूप में भी, आयकर विभाग के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। सरकार किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा किए जाने वाले सभी वित्तीय लेन देनों पर इसके माध्यम से, पैन नंबर के माध्यम से नजर भी रख सकती है और धोखाधड़ी जैसी चीजों को पर भी एक नियंत्रण स्थापित कर सकती है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, ये परियोजना क्या है? ये पैन का जो स्थायी खाता संख्या है उसका उन्नत संस्करण है, उसका अपग्रेडेड सिस्टम है, आप ये मान सकते हैं पैन 2.0। इसके माध्यम से जो करदाता है उसको निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के डिजिटल अनुभव प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और पैन से संबंधित जो कोर सेवाएं हैं और जो नॉन कोर सेवाएं हैं, यानी जो पैन से संबंधित एसेंशियल सर्विसेज हैं, आवश्यक सर्विस हैं और जो सहायक सर्विस हैं, उन सभी को प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और प्रदान किस प्रकार से किया जाएगा? उनको प्रदान करने के लिए एक एकल पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। करदाता सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के ही अनुरूप है। आप कह सकते हैं कि ये जो पहल है सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का ही एक हिस्से के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप है। सरकार जैसे कि हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसका अपग्रेडेशन कर रही है किसी भी सर्विसेज का, उसी प्रकार से इसका भी अपग्रेडेशन करने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत सभी पैन संबंधी सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी बनाया जाएगा। उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय भी इसमें किए जाएंगे, साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि सरकारी प्रणालियों में सभी डिजिटल इंटरेक्शन के लिए पैन को ही एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल आइडेंटिफायर के रूप में विकसित किया जाए और इसके माध्यम से सेवाओं के और करदाताओं के अनुभव को बेहतर किया जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? इसकी मुख्य विशेषता ये होगी कि पूरे सिस्टम का एक आधुनिकीकरण किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिससे पैन का जो पूरा सिस्टम है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उसकी परिचालन दक्षता को बढ़ाया जा सके और एक उन्नत तकनीक के साथ मौजूदा ढांचे को अपग्रेड किया जा सके। इसमें क्यूआर कोड को भी एकीकृत किया जाएगा। क्यूआर कोड भी अब नए पैन में शामिल होंगे, जिससे करदाता विवरणों तक त्वरित गति से पहुंच बनाई जा सकेगी और उनका सत्यापन भी आराम से सहज तरीके से संभव हो सकेगा। तो पैन कार्ड में अब क्यूआर कोड भी होंगे। इसी प्रकार से अभी आपको जानकारी दी गई थी कि एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी पैन संबंधित सेवाओं को एकीकृत करेगा, यानी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। बेहतर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा उपाय में मजबूत होंगे, ताकि जो करदाता है उसके डेटा को ब्रीच न किया जा सके, उसका उल्लंघन न किया जा सके और उस तक अनधिकृत पहुंच यानी अनऑफिशियल पहुंच न बनाई जा सके। इसी प्रकार से ये पूरा सिस्टम जो है वो पेपरलेस सिस्टम है और पेपरलेस सिस्टम का मतलब है कि इसमें पर्यावरण अनुकूलन का भी ध्यान रखा गया है। यानी ये पूरा सिस्टम जो है इस प्रकार से विकसित किया गया है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। क्योंकि अगर आप पेपर का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं तो पेपर के निर्माण के अंतर्गत, पेपर के परिवहन के अंतर्गत, पेपर के संरक्षण के अंतर्गत बहुत से ऐसे साधनों का भी प्रयोग होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा और अगर उनका उत्सर्जन होता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और अंततः क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए भी वो स्थिति जिम्मेदार होती है। तो इस पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित कर दिया है पेपरलेस सिस्टम बना करके। तो इसमें और इसके कारण इसकी परिचालन लागत भी कम आएगी। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभ होंगे? पैन संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के अंतर्गत जो प्रक्रियागत समय है, जो प्रोसेसिंग में समय लगता था, वो अब कम हो जाएगा। साथ ही डेटा की बेहतर संगतता यानी डेटा में एक बेहतर कंसिस्टेंसी स्थापित होगी और करदाता सूचनाओं में कम त्रुटियां भी आएंगी। मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए जो अपग्रेडेशन होगा वो निःशुल्क होगा और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि नए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। जो नया पैन कार्ड किसी को ये लगे कि क्या नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो नए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जो आपका पैन कार्ड है उसी को आप अपग्रेड करा सकते हैं, उसी में क्यूआर कोड शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। परियोजना कागज के उपयोग को न्यूनतम करके पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं पर जोर देगी, यानी इसकी जो विशेषताएं थी उसी से इसके लाभ भी निकल रहे हैं। प्रणाली को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि शिकायतों का त्वरित गति से निवारण हो सके, यानी उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव भी प्रदान किया जाएगा, उनके प्रश्नों का कुशलतापूर्वक
उत्तर भी प्रदान किया जाएगा, उनका समाधान दिया जाएगा। इसी प्रकार से इस पूरे उन्नयन का, अपग्रेडेशन का जो उद्देश्य है वो इस सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इसमें सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और साथ ही उपभोक्ताओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करना है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को लाभ प्राप्त हो सके। तो इसके कुछ ये महत्वपूर्ण लाभ है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या 29 नवंबर। दूसरा प्रश्न है, टैरिफ क्या है? आपके ऑप्शन है निर्यात पर कर, आयात पर कर, घरेलू वस्तुओं पर कर या सेवाओं पर कर। तीसरा ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश एफ्टा यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में शामिल हैं या है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein या उपर्युक्त सभी। और चौथा और आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पैन 2.0 परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। पैन कार्ड की वैधता अवधि बढ़ाना, व्यवसायों के लिए नई कर दरें लागू करना, पैन को सत्यापन और डेटा संगतता का एकमात्र स्रोत बनाना, और ऑप्शन डी है कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।